अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एवेपोरेशन के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स ऑफ एवेपोरेशन, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर्स विच इफेक्ट एवेपोरेशन। इनमें 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम बारी बारी इनकी स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक सरफेस एरिया। अगर आप किसी चीज को कट करते हो तो उसकी जो ये वाला मतलब एक पाइप है, फिजिक्स के अंदर आप इसकी डिटेल पढ़ लेंगे या इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ये इसका साइड्स वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। बाकी का सारा पूरे का पूरा गोल पाइप आपके पास एज ए सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं कि सरफेस एरिया एवेपोरेशन को किस तरह इफेक्ट करता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल लें कि आपके पास 2 कंटेनर है। इन दोनों की सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स रखते हैं। लेट्स सपोज इन दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है। अब सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर है दोनों का। लेट्स सपोज टेम्परेचर भी सेम है 25 सेल्सियस। अब वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन अगर हम एक का ऊपर से फेस ज्यादा ओपन कर दें, दूसरे का कम ओपन, यानी मतलब कि एरिया कम हो, दूसरे का एरिया ज्यादा। अब आप देखेंगे जिसका एरिया ज्यादा है उसके टॉप पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, जिसका एरिया सरफेस एरिया ओपन फेस है वो कम होगा, उसके टॉप के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे। ये एट ए टाइम, एक टाइम में 1 2 3। अब एक और चीज सपोज करनी है कि इन सारे पार्टिकल की एनर्जी भी लेट्स सपोज सेम है, तो हम देखते हैं कि ज्यादा सरफेस एरिया वाले बर्तन में से 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल एट ए टाइम एवेपोरेट या एस्केप होने का चांस रखते हैं, लेकिन यहां पे 2। अब देखते हैं कि लेट्स सपोज इनको एवेपोरेट होते हुए 1 सेकेंड रिक्वायर्ड है। 1 सेकेंड में 6 पार्टिकल एवेपोरेट हुए, ये वाले 1 सेकेंड में सिर्फ 2 पार्टिकल एवेपोरेट हुए। अब ये जब 6 एवेपोरेट होंगे तो नीचे से 6 और पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, तो दूसरे सेकंड में फिर 6, तो 2 सेकंड में ये 12 एवेपोरेट होंगे, लेकिन ये 2 सेकंड के अंदर सिर्फ 4 पार्टिकल एवेपोरेट होंगे। तो आप यहां से एक चीज समझ चुके होंगे कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एट ए टाइम एवेपोरेट होने के लिए चांस भी ज्यादा मिलेगा। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा ओपन होगा उतना ही एवेपोरेशन ज्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी एवेपोरेशन कम होगी। इसीलिए पुराने जमाने में इतने इतने बड़े जार होते थे तो उनके ऊपर से नेक बहुत छोटी होती थी। उसके पीछे रीजन जस्ट यही थी कि जो इसके अंदर चीज रखी हुई है, अगर ठंडी डाली हुई है तो वो भी इतनी ज्यादा हीट ना हो, अगर हमने गर्म डाली हुई है तो वो भी इतनी जल्दी ठंडी ना हो। तो उसके टेम्परेचर को काफी देर तक मेंटेन करने के लिए उसका ऊपर से नेक या जो ओपन एरिया वो बहुत कम रखा जाता था ताकि कम पार्टिकल एवेपोरेट हो सकें। तो आई होप सो कि आपको सरफेस एरिया का फैक्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दूसरी चीज है टेम्परेचर, बड़ी ही सिंपल चीज है। इसके एग्जांपल मैंने लास्ट लेसन में भी दी कि अगर मैं असल में डेली लाइफ से इसलिए एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए। अगर हम कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में भी सूख जाएंगे, गर्मियों में भी, लेकिन आपने देखा गर्मियों में 1-2 घंटे के अंदर अगर प्रॉपर धूप है तो सूख जाएंगे। सर्दियों में अगर प्रॉपर धूप भी हो तो 2 4 5 10 घंटे ले जाते हैं कपड़े सूखने के लिए। उसके पीछे रीजन ये होता है कि समर के सीजन में टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, जबकि विंटर के सीजन में इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो हर लम्हे होती रहेगी, लेकिन गर्मियों में एवेपोरेशन ज्यादा होती है क्योंकि समर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहां से हमें ये चीज क्लियर हुई कि एवेपोरेशन
टेम्परेचर बढ़ने से डेफिनेटली इंक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आप 9th क्लास में भी काफी चीजें पढ़ चुके हुए हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो उन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं, उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब लेट्स सपोज इसके अंदर वाटर फिल था, तो वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिन फोर्सेस के साथ उनको वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जान छुड़ा के दूर जाना उतना ही मुश्किल होगा। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उतने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर इजीली नहीं हो पाएंगे। तो जितना उनको मुश्किल पेश आएगी एक दूसरे से दूर जाने के लिए, उनको इवेपोरेट करने के लिए भी उतनी ही मुश्किल पेश आएगी। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हों, दो मॉलिक्यूल जल्दी से एक दूसरे से, थोड़ी सी हीट मिलने से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और इवेपोरेट करना भी उनके लिए आसान होगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो इवेपोरेशन रेट लो है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। ये चीज बुक पे तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं हमेशा अक्सर इस चीज को रिलेट कर देता हूं ताकि बच्चों को ये चीज याद रहे, उनको भूले ना। अगर हम इवेपोरेशन को लिखें तो हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। Also, evaporation is directly proportional to temperature. But अगर हम लिखें evaporation, it is inversely proportional to intermolecular forces. अब अगर हम इन तीनों को रिलेट करें तो एक इक्वेशन बन जाती है evaporation is directly proportional to surface area into temperature, but it is inversely proportional to intermolecular फोर्सेस। अब तीनों ही फैक्टर्स को मैंने एक इक्वेशन के अंदर समराइज कर दिया ताकि आपके माइंड में ये कंफ्यूजन न रहे, अच्छा एक चीज इंक्रीज होने से कौन सी डिक्रीज हो रही थी, तो ये आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। लेकिन ये इक्वेशन अगर आप याद रख लेंगे तो यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी, अगर भूल भी जाए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक इक्वेशन के अंदर मैंने तीनों चीजों को समराइज कर दिया। आप वर्डिंग आप खुद से ढूंढ के भी इसको राइट कर सकते हैं। सो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इवेपोरेशन कम होगी, एंड सो ऑन। थैंक यू। आई होप आपको फैक्टर्स भी इसके अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।